नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का 8वां दिन, और इस दिन भी यूक्रेन के लोगों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है रूस, क्योंकि रूस की मिलिट्री और उसके एयरफोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही है कीव सहित उन तमाम शहरों पर, और खास करके खार्किव को तो पूरी तरह से खंडहर बना दिया है रूस की सेना ने। पैदल सेना और नभ सेना के समवेत आक्रमण ने पूरी तरह से खार्किव को तबाह कर दिया है। कीव और खार्किव से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हंगरी, रोमानिया और पोलैंड पहुंच रहे हैं, और भारी संख्या में वहां पहुंचे छात्रों को एक के बाद एक फ्लाइट्स के जरिए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो चुका है, ग्लोब मास्टर C-17 से उन छात्रों को लाया जा रहा है। 3 फ्लाइट्स कल रात अर्थात मंगलवार की रात से लेकर आज तक 3 फ्लाइट्स हिंडन एयरबेस, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे हैं। हमारे संवाददाता नितिन ने बराबर उनकी पड़ताल की और उन पर नजर रखी है कि किस तरीके से ग्लोब मास्टर नियत समय पर हिंडन एयरबेस उतरे, और छात्रों और परिजनों में खुशी की लहर है। संतोष की सांस ली है कि किसी तरीके से वो स्वदेश वापसी कर सके हैं। इस बीच हिंडन एयरबेस से हमारे सहयोगी नितिन हमसे जुड़ रहे हैं और पूरी जानकारी देंगे कि रात से लेकर के अब तक क्या कुछ गतिविधि रही है, क्या कुछ प्रक्रियाएं चलाई गई हैं, और किस तरीके से ग्लोब मास्टर से भारत वापसी करने के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। नितिन। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से जो यूक्रेन में जो मामला पूरा तरीके से जो चल रहा है, इसको देखते हुए जो सबसे पहले जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की हम बात करें तो जो वहाँ पे रात 1:30 बजे जो सीधा रोमानिया से जो एयरक्राफ्ट जो पहुंचा है गाजियाबाद, जो हिंडन एयरबेस है वहाँ पर पहुंचा है, जिसमें लगभग 200 छात्र मौजूद थे, जो जिनको वहाँ पर पहुंचाया गया है। उसके बाद में जिस तरीके से जब हमने जो छात्र बाहर निकले हैं, जब हमने उनसे बात गई है, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों में जो उत्साह और जो उनके अभिभावक हैं, जो उसको उत्साह दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से जब जो पहला विमान C-17 जो ग्लोब मास्टर है, जब वो वहाँ पहुंचा रात 1:30 बजे, तो कहीं ना कहीं जब हमने जो लोगों से भी बातचीत की, वो जो वहाँ पे जो लगातार जो लोग पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है, तो परिजनों में कहीं ना कहीं खुशी देखने में बन रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से उसके बाद जो रात है, लगभग 3 जो विमान पहुंचे हैं, जिसमें लगभग 500 को 600 लगभग 600 जो छात्र हैं वो इंडिया पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्र है, एक खौफ है जिस तरीके से यूक्रेन में जिस तरीके से जो पूरा जो खौफ मंजर है, तो उसको देखते हुए जो छात्रों से हमने बात की, तो छात्रों का यही कहना है कि जिस तरीके से वो खौफ के साए में जी रहे, तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल एक डरावना दृश्य आज की वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना, क्योंकि जो परिवारजनक है, तो हमने परिवार से भी बात की, जो परिवार वहां पहुंचे थे अपने बच्चों से लेने के लिए इंडियन एयरबेस पे, तो अपने बच्चों से, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो तस्वीरें थी यही थी, तो जो परिवार वहां पहुंचे हैं, जिनकी जो सदस्य वहां पहुंचे, तो कुछ की आंखों से आंसू झलक रहे, तो कहीं ना कहीं एक दृश्य ये दिल दहलाने देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो कहीं बिल्कुल जो फंसे हुए थे, उनकी जो इंडिया में पहुंचने के बाद जो आंखों में खुशी के आंसू थे, कहीं ना कहीं देखने के जो बनते थे। जी नितिन, आपने छात्रों और उनके परिजनों से बात की है। छात्रों से बातचीत करने का लब्बोलुआब क्या निकला कि किन मुश्किलों में वो खार्किव या कीव को छोड़ करके जब हंगरी, रोमानिया या पोलैंड या मोल्डोविया पहुंच रहे हैं, तो उनको किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है रास्ते में? बिल्कुल, जो रोमानिया से जो पहला जो C-17 ग्लो मास्टर है, जो हिंडन एयरबेस पहुंचा है, तो उसमें जो छात्र थे दिल्ली के, हमने उनसे खासकर बातचीत की, तो उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से वो रोमानिया में पहुंचे हैं, तो उनको उन्हीं को पता है वो किस तरीके से यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक जो मंजर है, जिस तरीके से लगातार वहां पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं बिल्कुल एक दहशत भरा माहौल था, जिसकी वजह से वो न जाने कितनी मुश्किलों को पार करते हुए बॉर्डर को क्रॉस करके रोमानिया पहुंचे, जहां से C-17 ग्लो मास्टर द्वारा उनको इंडिया में पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जो दृश्य है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था। तो बिल्कुल जब हमने उनके परिवार से भी बात की, तो कहीं ना कहीं परिवार बिल्कुल एकदम भारत माता की जय बोलते हुए लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा था, और फूल माला के साथ और गुलदस्तों के साथ कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ मिल रहे थे। एक खुशी का माहौल था। जब मैं आपको बता देता हूँ, जब 1:30 बजे वाली फ्लाइट पहुंची, उसके बाद में जो छात्र है जो लगातार बसों के से बाहर निकल रहे थे, कहीं ना कहीं जो इंडियन एयरबेस का गेट है, वहां पर एक खुशी का माहौल था।
जो खुशी का माहौल था वो देखने दिखाने लायक था, क्योंकि जो परिवार वहाँ पहुंचे हुए थे वो गुलदस्तों के साथ और मिठाइयों के साथ अपने बच्चों या अपने परिवार का बिल्कुल एक स्वागत कर रहे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो इंडिया पहुंचे हैं, एक कठिन जो एक मार्ग था जिसको पूर्ण करते हुए जो इंडिया पहुंचा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन के जो हालात है उसको देखते हुए छात्रों में कहीं ना कहीं जो डर भी नजर आता। बाकी छात्रों से हमने बात की तो छात्रों का यही कहना था कि हम बिल्कुल भी कहीं ना कहीं घबराने की कोशिश नहीं की और अपना वतन की वापसी लौटने के लिए कामना करते रहे। और आज वो अपने वतन लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार को भी उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया, वो भारत माता के जय नारे लगाते हुए और अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। जी नितिन, जो छात्र यहाँ पहुंचे हैं, आपने उनसे जरूर बात की होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि भारतीय छात्रों को यूक्रेनी सेना अब रोक रही है, क्योंकि भारतीय छात्र और जो तिरंगा है उसको देखने के बाद रशियन आर्मी उन पर अटैक नहीं कर रही है, तो एक शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं। क्या इस संदर्भ में भी कुछ छात्रों ने जानकारी दी है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, जब हमने छात्रों से बात की तो छात्रों का यही कहना था कि जिस तरीके से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो सबसे पहला सवाल तो उनका ये था कि कोई भी वहां पर उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको जगह जगह रोका जा रहा था, उनकी जांच की जा रही थी और उनका जो पासपोर्ट वगैरह है, जो दस्तावेज है, उनको लगातार जांच किए जा रहे थे। उसके बाद काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। बाकी जब उसके बाद जब वो बॉर्डर पहुंचे तो बॉर्डर पे उनको जब उन्होंने तिरंगा उन्होंने सीधा जब हमने उससे बात करने की कोशिश की कि आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, उन्होंने साथ साथ जब उन्होंने जो टैक्सी किया तो उस पर तिरंगा लगाया गया और उन्होंने भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा लगाया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनको पहले रोका जा रहा था, जब उन्होंने तिरंगे का इस्तेमाल किया और जब भारत माता के झंडे को उन्होंने दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की और उनको वहाँ से निकाला गया, तो ताकि वो अपने जो रोमानिया पहुंचे और वहाँ से उन्होंने इंडिया के C-17 सीधा गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पहुंचे। जी नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जिन छात्रों से बात की है, हम अपने दर्शकों को एवी स्टार से जुड़े लोगों को सुनवाते हैं। हमें रोमानिया से एयरलिफ्ट किया गया है। रोमानिया में एयरपोर्ट है बुचारेस्ट ओटोपेनी, वहाँ से हमें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आए हैं, जो कि यहाँ पे है हिंडन में, हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। जी अच्छा, जब आपका सफ़र रहा तो उस दौरान आपने भारतीय झंडे का भी इस्तेमाल किया था? सर, एक्चुअल में हुआ ये था, जो इंडिया की आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे और इंडियन फ्लैग्स लगाएंगे, उस पर लिख देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब ऑन द वे स्टॉप नहीं करेगा। तो जब हम अपने फ्लैट से निकल रहे थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़ किया था। हमने हाथ से ड्रॉ किया था इंडियन फ्लैग और वहाँ पे लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। कुछ भी नहीं मिल रहा, उन्हें ब्लैंकेट्स नहीं मिल रहे, बाहर स्नोफॉल हो रही है। हम जब रोमानिया पहुंचे, रोमानिया से पहले यूक्रेन बॉर्डर तक इंडियन एम्बेसी का कोई सपोर्ट नहीं था। हमने खुद अपने लिए स्टैंड किया, हमने खुद अपने लिए सब कुछ किया। आफ्टर दैट रोमानिया में फर्स्ट कैंप में भी बहुत बुरी हालत थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे एंड लिटरली लोगों ने बॉर्डर पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पेट के ऊपर स्टेप करके वो लोग निकले हैं। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो इतना सर्वाइव किया, 8 दिन से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से मिलकर। पर मैं यही चाहूँगी कि बाकी बच्चे भी आ जाएं, सब अपने घर पहुँच जाएं अच्छा, सेफली। जब यूक्रेन में युद्ध शुरुआत फंसे हुए थे तो उस वक्त का कैसा हालात था और किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही थी? मन को भी संभालना पड़ा होगा। सर, हर बार बच्चा हमें यही कह रहा था कि हम काफ़ी पैनिक हैं और हम परेशान हैं, घबराए हुए थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। सर, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। नहीं, इंतज़ार तो कर ही रहे थे, ये रेगुलर मेरे कांटेक्ट में रहता है, मुझे कॉल कर रहा था, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा था कब क्या सिचुएशन है, ये मुझे बता रहा था और मैं उसको हैंडल करने के लिए बोल रहा था। बट ये मेन क्वेश्चन यही था कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूँ और C-17 ग्लो मास्टर 200 छात्रों को रोमानिया से लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा है और छात्र मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। जिस तरीके से आप वहां पहुंचे हैं आज, क्या कहेंगे? हमें बहुत मुश्किल हुई है, हमें लगभग 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमें मेजर जहाँ पे स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलना चाहिए था वहाँ हमें नहीं मिला, यानी कि यूक्रेन में हमें कोई सपोर्ट नहीं था, ना तो इंडियन एम्बेसी का और ना ही वो कॉल उठा रहे थे। और एक चीज़ थी, जब हम सेफ जगह पहुंच चुके यानी कि रोमानिया में, वहाँ हमें सपोर्ट मिला है, खाने के लिए मिला है, रहने के लिए मिला है, सब कुछ मिला है, बट दैट वॉट हमें वो नहीं चाहिए था। हमें फ्री टिकट भी दे दिए, वो अच्छी बात है, बट हमें मेन चाहिए था जहाँ पे वॉर जोन है वहाँ पे सपोर्ट मिले। और जो भी हमें बाहर जाना पड़ रहा है और जो भी हम नरेंद्र मोदी के, मैंने एक स्टेटमेंट देखी थी
पीएम की, कि वो ये बोल रहे हैं कि बाहर बच्चे छोटे देशों में क्यों जा रहे हैं, हमसे बिन पूछे क्यों जा रहे हैं। तो यार अगर हमें जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पे पढ़ने की और हमें इतना पैसा देना पड़ेगा तो हम क्यों ना जाएं। हमें पढ़ना है ना, तो हमें अपने घर वालों के लिए कुछ करना है तो हमें जाना पड़ेगा। अगर हम सीधी बात करें कि जिस तरीके से वहाँ पे दहशत भरा माहौल है, उस माहौल में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हमें हम जिस सिटी में थे, हम बार बार बंकर्स में जा रहे थे और हमें वहाँ पे यूक्रेनियन बंदों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो वो खाना दे रहे थे या वो पीने के लिए हमें देते थे चीज़ें। बट अगर देखा जाए बाकी सिटीज़ में जो और ज़्यादा पास थी बॉम्ब ब्लास्ट के, वहाँ पे बिल्कुल बंकर से निकलने को नहीं मिल रहा था और ना खाना था ना पानी था, कुछ भी नहीं। यानी कीव में भी जहाँ पे इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट भी था, वहाँ पे हमारे पास दोस्त हमारे फोटो भेजते थे, लाइक इतना इतना चावल दे रहे थे वो बस 5 बंदों के लिए स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। जी। food and without water, and they just survive very hard, and like now they cross the border into the Poland and now they have the flight. वहाँ के माहौल को देखकर किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता सर मुझे बस इतना कहना है कि इंडियन एम्बेसी ने डायरेक्ट अपनी एडवाइजरी में हमें मना कर दिया था कि हमें खुद बस लेके नहीं जाना है। देयर सिचुएशन वाज वेरी अनसेफ। हमारे घर से 22 किलोमीटर दूर 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एंड हमारे घर की दरवाजे एंड खिड़कियां सब हिल गए। तो हमारे सहयोगी नितिन ने बुधवार देर रात से गुरुवार अल सुबह तक पूरे गतिविधियों पर नजर रखी है। हिंडन एयरबेस पे जो कुछ भी चला है, हमारे साथ नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ और फ्लाइट्स के आने का इंतजार है? कुछ खबर इस बारे में? बिल्कुल, देखो मैं पहले बता देता हूँ, जो पहली फ्लाइट जब पहुंची है और जो C-17 जो इंडियन एयरफोर्स का जो विमान है C-17 ग्लोमास्टर जब वो पहुंचा, तो वहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, जो उन्होंने सबसे पहले उनका छात्रों का स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से जो वहाँ पे राज्य के जो संरक्षा मंत्री जब पहुंचे, उन्होंने छात्रों का स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं जो एक मनोबल है वो कहीं ना कहीं छात्रों का बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी है क्योंकि जिस तरीके से मनोबल जब छात्रों का बढ़ा है, तो फिर जब वो अपने इंडिया पहुंचे हैं, परिवार से मिले, तो कहीं ना कहीं जो उनमें का माहौल है कि जिस तरीके से वो एक दहशत भरे माहौल से निकलकर अपने वतन पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। नितिन, क्या एयरफोर्स के किसी अधिकारी से आपको जानकारी मिली है कि अभी कितने ग्लोब मास्टर्स की उड़ान हंगरी या पोलैंड से होनी है या रोमानिया से, जो हिंडन एयरबेस पर आना है आज के दिन? देखो, जो विदेश मंत्री हैं अजय शंकर ने बुधवार देर शाम ट्वीट कर इंडियन एयरफोर्स समेत 9 फ्लाइट हंगरी, रोमानिया और पोलैंड से दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने 6 अन्य फ्लाइटों की जल्द उड़ान भरने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि कुल 3000 भारतीयों को लाना है। कितने फ्लाइट्स हिंडन एयरबेस पर आने हैं? देखो, जो जिस तरीके से जो फ्लाइट है अभी तक वहाँ पे 3 फ्लाइट पहुंची है, जिसमें लगभग 600 के लगभग जो छात्र हैं उनको वहाँ से उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो लगातार जो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से वो दहशत के माहौल से निकल के पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो अपने वतन पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी भी नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो C-17 ग्लोमास्टर जो इंडियन एयरक्राफ्ट जो वहाँ पहुंचा है, तो उनका जो जोरदार स्वागत किया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल दिखाया गया वहाँ पे। जिस तरीके से जो परिवार है लगातार देर रात से जो परिवार वहाँ पे इंतजार कर रहा था अपने बच्चों का, तो कहीं ना कहीं जब हमने परिवार से भी बात करने की कोशिश की, तो परिवार का भी यही कहना था कि जिस तरीके से वो लगातार अपने बच्चों के टच में थे और जिस तरीके से बच्चे उनको बता रहे थे कि दहशत वाला माहौल है वहाँ पे, लगातार बमबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है उनकी भी चिंता बड़ी हुई थी। जिस तरीके से अगर हम सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बात करें, जिस तरीके से जो छात्रों को वहाँ से लाया गया, कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। और जो हमने उनके जो पेरेंट्स, हमने पेरेंट्सों से भी बात की, तो उनका भी ये लगातार भारत माता की जय नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का लगातार अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के भी नारे लगा रहे हैं। जी नितिन, आपने छात्रों से बात की होगी, ये ठीक है कि खार्किव से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, खास करके इन सीमावर्ती देशों में? क्या अभी भी कीव या खार्किव में कुछ छात्र फंसे हुए हैं? इस बारे में भी कुछ छात्रों ने जानकारी दी है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने कुछ दिल्ली को छात्रों से बात की, तो उन छात्रों का यही कहना था कि कुछ हमारे जो फ्रेंड हैं वो दूसरे इलाके में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को भी बचाने की गुहार की बात कही थी। क्या उनके लिए कुछ इवैक्यूएशन का प्रोग्राम या आगे की रणनीति बनाई गई है उनको युद्धरत क्षेत्रों से निकालने के लिए? बिल्कुल,
बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडियन एमएनसी है वो लगातार वहाँ पर जांच कर रही है। जो छात्र जो कहीं ना कहीं जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे से जो संपर्क है उसको साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र है उनको इंडिया लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ जो वहाँ की जो मतलब लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो इंडियन जो छात्र है उनको कहीं ना कहीं एक ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो लगातार मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से जो इंडियन वहाँ पे छात्र फंसे हैं उनको एक ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो छात्र है और जो इंडिया पहुंच गए वो जिस तरीके से बता रहे हैं, जो छात्र जो एक दूसरे के टच में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे छात्र को बता रहे हैं कि वहाँ पर फंसा हुआ है या उसको निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आपस में एक कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि जो छात्र है जो यूक्रेन में जितने भी इंडियन छात्र फंसे हुए हैं जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए तो उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। जी नितिन, दो सवाल बड़े अहम हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही थी कि जब छात्र बेहद परेशान थे तो इंडियन एम्बेसी उतना सकारात्मक तरीके से उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन जब आपने छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि संपर्क बेहतर हुआ। क्या कमी कम्युनिकेशन में रह गई थी? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल वीडियो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो प्रशासन है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार वीडियो, क्योंकि जब परेशान जो छात्र थे वहां पर फंसे हुए तो उन्हें दिख रहा था कि जिस तरीके से यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही थी, क्योंकि जो कीव है कि उसमें राजधानी है तो वहाँ पे लगातार जो बमबारी होती है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में डर का जो डर पैदा हो रहा था उसको देखते हुए सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल किए जा रहे थे ताकि उनको पूरी तरीके से एक व्यवस्था मिल सके। और जिस तरीके से और अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो छात्र है उनको इंडियन जो C-17 जो उसके द्वारा जो यहाँ पे बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो वहाँ छात्र पहुंचे कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर और परिवार में भी खुशी की लहर है। जी नितिन, एक अहम सवाल है कि यूक्रेन और रसिया दोनों की आर्मी या लोकल अथॉरिटी जो है वहां पे सक्रिय है, चाहे युद्धरत यूक्रेन की बात की जाए और चाहे रसिया की। क्या ये दोनों प्रशासन अगर इंडियन छात्रों को देख रहे हैं, उनके डेलीगेशंस को, उनके दल को अगर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उन्हें किस तरह का सहयोग वो दे रहे हैं? बिल्कुल, जब हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ पे छात्रों ने यही बताया कि जिस तरीके से जो हम वहाँ की जो मतलब जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं साथ दे रही, क्योंकि उन्होंने जब पहले तो उनको लगातार रोका जा रहा था, उनकी जांच की जा रही थी और लगातार उनके पासपोर्ट या जो दस्तावेज है उनको जांच किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह जगह रोका जा रहा था। तो जब हमने छात्र से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जब हम अपने फ्लैग से निकलने के लिए तो हमने पहले कैब की, तो जब हम कैब से उतरे हैं तो हमें काफी देर तक बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा, जहाँ पर लगभग हमें 6 घंटे का समय व्यतीत करना पड़ा। तो काफी लंबा समय हो गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। जब लगातार उनको रोका जा रहा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब लगातार वहाँ पे लगातार गोलीबारी हो रही थी तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने जो इंडियन फ्लैग है उसको कहीं निकाला और अपनी लगातार दिखाते हुए फहराते हुए और उन्होंने बॉर्डर पार करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा एक कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगातार वो इंडियन फ्लैग दिखा रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आर्मी उनको रोकने में नाकाम नजर आ रही है। जी मेरा आखिरी सवाल है नितिन कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो छात्र, उनके परिजन आए हुए हैं, ठीक है अपनी व्यवस्था के साथ वो अपने बच्चों को अभिभावक ले जा रहे हैं, लेकिन जिनके परिजन नहीं आ पाए हैं क्या उनको सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहला 1:30 बजे जो C-17 ग्लो मास्टर जो यहाँ पहुंचा है तो उसमें जो सबसे पहले जो दिल्ली के छात्र थे उनको बस के द्वारा बाहर निकाला गया। वो अपने जो परिवार के साथ थे वो परिवार के साथ वो अपने वाहनों से चले। उसके बाद जो अन्य और राज्यों के जो छात्र थे तो पहले अंदर रोका गया, उसके बाद उनको बाहर निकाला गया। तो अगर मैं आपको बात करूँ, जो छात्र दूर दराज से हैं, जो दूसरे राज्यों से अगर कहीं दूर जाना है तो उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। जो आसपास के छात्र हैं वो अपने कन्वेंस से जा सकते थे और वो उनके जो परिवार पहुंचे थे वो अपने परिवार के साथ, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और हमने वहाँ पे जो छात्र थे उनसे भी बातचीत की और उनके जो परिवार मौजूद थे हमने उनसे भी बात करने की बात की। तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था। मैं आपको बता देता हूँ, जब वो मंजर था जब छात्र वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैं लगभग वहाँ पे 11 बजे से मैं पहुंचा हुआ था इंडियन एयरपोर्ट पे। जो उनके जो परिवार वाले थे वो लगातार वहाँ पहुंच रहे थे। काफी दर्द भरा मंजर था लगातार, क्योंकि उनकी जो निगाहें थी वो सीधी यही टिकी हुई थी कि कब अंदर से गाड़ी निकल कर आएगी, कब वो अपने बच्चों के दीदार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल था कि उनके मन में सवाल यही था कि कब पहुंचेगा, कब छात्र पहुंचेंगे, कब प्लान पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं उनको देखने का एक मंजर था। जैसे वहाँ पे छात्र पहुंचे तो एक खुशी का माहौल था और लगातार देखने की बात बन रही थी, क्योंकि जिस तरीके से
जो वहाँ पे परिवार पहुंचे तो उनमें खुशी थी और अपने बच्चों से मिलकर कहीं ना कहीं एक अलग नजारा था। नितिन, आप पूरी खबर पर और हिंडन एयरबेस पर चल रही गतिविधियों पर पूरी नजर रखिए, जबकि आप पहले फ्लाइट से लेकर के अब तक पूरी जानकारी दे रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। आप अपने पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं और साथ ही साथ देश के धर्म को भी आप निभा रहे हैं, क्योंकि जिन छात्रों के साथ उनके परिजन मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनमें खुशी और संतोष की लहर है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति से जब उनकी जान पर बनाई थी वो बच और बचा करके स्वदेश लाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे सहयोगी नितिन ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ग्लोब मास्टर के जरिए पहुंच रहे भारतीय छात्रों से बात की, उनके खुशी पर उन्होंने उनसे उनकी प्रतिक्रिया ली और साथ ही साथ किस तरह की स्थिति यूक्रेन के युद्धरत क्षेत्र और जहां भी वो पहुंच रहे हैं शेल्टर होम्स में, वो शेल्टर पॉइंट्स पर वहां क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से उनको इवैक्यूएट कराया गया, इन सब के बारे में छात्रों की जुबानी आपने एवी स्टार न्यूज़ पर सुनी है। हमारे संवाददाता नितिन ने इन सब से बातचीत की है। नितिन, आप को आगे की भी जानकारी रखनी है, आप पूरी जानकारी लेते रहिए, हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के युद्धरत यूक्रेन की स्थिति बेहद खराब है। 8वें दिन भी वहां पर कीव, खार्कोव और उन तमाम शहरों पर बेहद सघन बमबारी की जा रही है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस मानने को तैयार नहीं है। इस युद्ध की स्थिति क्या होने वाली है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यूक्रेन की तबाही की हर एक इबारत लिखने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है और रूस की कोशिश यही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द से जल्द समर्पण करें, आत्मसमर्पण करें और इसी के साथ यूक्रेन पर रूस अपने हिसाब से वहां पर शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना कर सके। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।